हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी हैव सीन सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अब हम देखेंगे गैस इन लिक्विड्स। नाउ वी विल सी गैस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो जब हम गैस इन लिक्विड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी गैस है जो वाटर में डिसॉल्व होती है, बहुत सारी गैस है जो वाटर में डिसॉल्व होती है, ठीक है, या फिर लिक्विड में डिसॉल्व होती है। अच्छा, और टेम्परेचर और प्रेशर इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो इसका मतलब इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। बट इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इंक्रीजिंग, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एक आपका क्या है, कंटेनर है, इसमें यहां तक लिक्विड भरी हुई है, ठीक है, और ये हमने गैस के पार्टिकल्स, ये क्या है, गैस है, ओके, ये सब गैस के आपके, इसमें हमने कुछ ऊपर एक वो पतली सी शीट लगा दी, ठीक है, प्लेट टाइप के, उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया W1, ठीक है। तो ये जो W1 वेट है, ये इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा, कुछ इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो थोड़े बहुत इसके गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। सपोज ये थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए। नाउ अगर हम वेट बढ़ा दें, अगर इफ वी इंक्रीज द वेट, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, जब हमने वेट बढ़ा दिया, क्या W1 और W2 वेट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब आप क्या देखेंगे, लिक्विड के अंदर गैस के पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट होगा, लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, क्योंकि वेट बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वेट बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, दैट मींस जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब सपोज यहाँ पे एक चीज देखो, जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट, यहाँ पे ये सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, सपोज N1, और जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स अभी क्या है, N2। तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है गैस का या फिर सॉल्यूट का, वो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सेम H2 इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो N2 है, यहाँ पे क्या है आपका, N2 कम है, और यहाँ पे N2 क्या है, ज्यादा, क्योंकि जो डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। यहाँ पे जो डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो क्या है, कम। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो डिसॉल्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो गए, बढ़ गए। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए एक साइंटिस्ट है हेनरी, उन्होंने एक लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, क्या हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ ये कहता है, इसमें दो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आएगी, एक आएगी मोल फ्रैक्शन को लेके, और एक मोल फ्रैक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहला लॉ मतलब नॉर्मल हेनरीज लॉ अगर हम डिस्कस करें तो क्या कहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। किसके पार्शियल प्रेशर के, ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस। तो क्या
ये क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट सरफेस ऑफ लिक्विड। जो कि जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे ये वाला केस था, ये लिक्विड है, इसके ऊपर जो गैस है, प्रेशर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो जो लिक्विड के ऊपर above the surface of the liquid जो आपकी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर पार्शियल प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब जो गैस इन लिक्विड से इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं, है ना, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यूज होते हैं। जो आपकी सॉलिड से गैस इन लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि वाटर में आपकी गैस है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है तो उससे हमें क्या, एक्वेटिक लाइफ को वो सपोर्ट करती है। अगर अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो हॉट वाटर में अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे या कोल्ड वाटर में। अब हमें पता है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो अगर पानी गर्म हो रहा है तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या हो गए, कम हो गए। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। और अगर आप पानी को ठंडा करेंगे, इफ वाटर इज कोल्ड देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस विल इंक्रीज, तो एक्वेटिक लाइफ को वो ज्यादा फायदा करेगी। दैट मींस इन हॉट वाटर एंड इन कोल्ड वाटर, तो cold water is more favorable for aquatic life. Cold water is more favorable for aquatic life. और जितना आप नीचे जाते हैं, जैसे ये आपका ग्राउंड लेवल है, ऊपर जा रहे हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम बहुत डीप सी में जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां पे जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है नीचे वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो लॉ है इसको ना डेल्टन ने भी कहा था, हेनरी के लॉ को किसने कहा था, डेल्टन ने भी कहा था। अब जो ये डेल्टन ने जो बात कही थी, डेल्टन ने भी सेम बात कही थी, बस जो सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया था, सॉल्युबिलिटी उसने एज अ मोल फ्रैक्शन ले ली थी। कैसे ले ली थी उसने, एज अ मोल फ्रैक्शन। तो डेल्टन ने सॉल्युबिलिटी क्या ले ली थी, एज अ मोल फ्रैक्शन। मतलब कि उसने क्या बोला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस वो किसके प्रोपोर्शनल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनल है। तो उसने यही चीज बोली थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं तो क्या होता है, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट सरफेस ऑफ लिक्विड, वो उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसके हिसाब से फिर हेनरी ने एक अपना लॉ दिया था, क्या दिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी ने क्या कहा था, मेन जो उसका लॉ था, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction. Partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. क्या? Partial pressure of gas is directly proportional to mole partial pressure of gas in vapor state. In vapor, VAPOE, vapor state is directly proportional to mole fraction of gas in solution. In solution. कहने का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। कहने का मतलब क्या है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। देखो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा, ठीक है।
हमने मतलब सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है, दोनों ही केस में हमने क्या लिया है, सेम अमाउंट ऑफ हमने सॉल्वेंट लिया है इन बोथ द केसेस। इस केस में भी हमने उतना ही सॉल्वेंट लिया है और इस केस में भी हमने उतना ही सॉल्वेंट लिया है, ठीक। अच्छा, इसमें जो गैस है, जो हमने गैस, सेम गैस इसमें भी डाली है और सेम गैस इसमें भी डाली है। इसमें जो हमने गैस डाली है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज है 2 मोल्स, कितने हैं, 2 मोल्स। और इसमें जो हमने गैस डाली उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स। इसमें हमने 2 मोल ऑफ गैस डिसॉल्व की, इसमें 4 मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व की, ठीक। अच्छा, अब गैस डिसॉल्व है तो थोड़ा बहुत वो पानी से बाहर तो निकलेगी, तो अब सपोज इसको हमने एक लिड से ढक दिया और इसको भी हमने एक लिड से ढक दिया, तो जो गैस वेपराइज होगी, थोड़ी बहुत वेपर स्टेट में आएगी, वो यहाँ पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और सेम यहाँ पे भी आपका प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो ये जो गैस प्रेशर लगा रही है, ये जो गैस प्रेशर लगा रही है ऊपर, ये क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ये जो गैस फोर्स लगा रही है ऊपर लिड पे, ये आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 4 मोल्स हैं, ठीक है। तो अब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गैस है तो ज्यादा ऊपर वेपर स्टेट में मिल जाएगी, वेपर फॉर्म में हमें मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो उसने क्या बोला, दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू K, सफिक्स में H है, इनटू मोल फ्रैक्शन। KH आपका क्या है, KH क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो P इज इक्वल टू KH into X। अच्छा, यहां से we can see one more thing that is X is equal to P upon में KH। X is equal to P upon में KH। तो higher is the value of KH, less is the solubility। मतलब कि KH की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अलग अलग गैसेस के लिए उनके अलग अलग KH होता है। तो ये याद रखना, किसी की अगर KH की वैल्यू ज्यादा है, KH की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और हमें ये पता चल गया मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, इफ वी मेक द ग्राफ, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया और ये हमने क्या ले लिया, पार्शियल प्रेशर ले। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ ऐसे करके आएगा। जब आपका प्रेशर 0 है भाई, अब एक और यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं, लेट अस टेक अ कंडीशन। अब सपोज ये एक और है, इसमें गैस है ही नहीं, प्योर लिक्विड है, तो n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है इसमें, 0। तो ऊपर प्रेशर लगेगा, कोई प्रेशर ही नहीं जाएगा गैस की वजह से, क्योंकि गैस का कोई प्रेशर होगा ही नहीं, उस पर्टिकुलर गैस का कोई प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि वो चीज अब है ही नहीं, तो उसका प्रेशर होगा ही नहीं। तो अगर आपका यहाँ पे x 0 है, तो क्योंकि आपका P भी आपका 0 है, ठीक है। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वन मोर टाइम, ये क्या कह रहा था हेनरीज लॉ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड X इज इक्वल टू P अपॉन में KH। ओके, अच्छा इसमें ना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लेट मी शो यू वन थिंग। अब
I have discussed this thing with you कि 1 is for solvent and 2 is for solute, है ना। तो सपोज ये आपका है, ठीक है, इसमें आपकी क्या है, कोई भी गैस है, तो गैस सॉल्यूट हो गई, तो वो क्या हो गई 2, है ना। तो कई बार ऐसे लिखा होगा P2 is equal to KH into H2। P2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्योंकि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट, एंड 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट। ये एकदम याद रखना, जहां भी 2, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent, W2 given mass of solute, W1 given mass of solvent, capital M2 molar mass of solute, capital M1 molar mass of solvent, ठीक है। तो जो 2 है वो solute के लिए और 1 solvent के लिए। अब इसके ऊपर let us see an example, एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है ये, एग्जाम्पल नंबर 2.4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.4। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर, क्या, नाइट्रोजन गैस N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, मतलब कि नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर बबल किया गया, कितने टेम्परेचर पे, एट 293 केल्विन, एट 293 केल्विन। तो हाउ मेनी मिलीमोल्स, तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिलीमोल्स of N2 gas would dissolve in of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water, 1 liter of water। और हमें KH की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें, 76.48 किलो बार, ये हमें KH की वैल्यू दे रखी है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें दे रखा है कितना, 0.987 बार, ये हमें दे रखा है। तो आई गेस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, बहुत ही सिंपल है ये। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें पता है हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या, प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, है ना। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ N2 0.987 इज इक्वल टू KH कितना है आपका, किलो बार में, इसको बार में कर लो, 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है। N2 क्या है यहाँ पे, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर अगेन, N2 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, और N1 क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर का मास हमें पता नहीं है, तो कितना वाटर है, 1 लीटर। अब हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 kg पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में कितना वाटर होता है, 1 kg, मतलब 1 लीटर में कितना वाटर हुआ, 1000 ग्राम वाटर हुआ। 1 लीटर में कितना ग्राम वाटर होता है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर होता है 1 लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, 1000 डिवाइड बाय 18, तो क्या आ जाएगा 55.5 मोल्स, ओके। तो इसका मतलब क्या, 0.987 इज इक्वल टू 76480, आई हैव मल्टीप्लाइड, इनटू N2 अपॉन में 55.5 प्लस N2। अब क्योंकि
कि देखो 55 मोल्स बहुत ज्यादा हो गए, 55 मोल्स बहुत ज्यादा हो गए। तो आई एम रीडिंग दिस नाउ सिंस तो 55 बहुत ज्यादा है, तो 55.5 प्लस N2 is approximately equal to 55.5। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, 55.5 के कंपैरिजन में बहुत थोड़े से होंगे, तो ये पूरा टर्म 55.5 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.987 is equal to 76480 into N2 divided by 55.5। यहां से आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो N2 is equal to इधर again I am explaining you, N2 is bubble through water at 293 Kelvin। तो how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? KH हमें दे रखा था, PN2 दे रखा था, तो we used PN2 is equal to KH into mole fraction of nitrogen। इसकी वैल्यू डाल दी, KH की वैल्यू किलो बार है तो बार में कर लिया, फिर डेस। अब N2 हमें निकालना है, N1 क्या है, वाटर 1 लीटर है, 1 लीटर में 1 kg होता है, दैट इज 1000 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ये। तो यहां से जो आपका निकलेगा वो मोल्स में निकलेगा, ठीक है। अब मोल्स को अगर मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करना होता तो हम 1000 से क्या करते, डिवाइड करते। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको आप 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आपको आपका आंसर मिली मोल्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी गैस डिसॉल्व होती है वो एक्वेटिक लाइफ को फायदा करती है, ठीक है। और ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स बेसिकली जो होते हैं जब बहुत नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब जो मिक्स्ड गैसेस होते हैं उनका प्रेशर ज्यादा होता है नीचे, ठीक है। तो अब जब वो वापस ऊपर आते हैं तो एकदम ग्रेजुअली एकदम से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ग्रेजुअली प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी जो आर्टरीज हैं वो थोड़ी थोड़ी कोलैप्स करने लगती हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं, उन्हें हम बेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट। तो इसीलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं जिसमें हीलियम गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। लगभग 11% हीलियम, 56% नाइट्रोजन एंड 32% अराउंड हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। तो वो हमारी बेंड्स जो है उनको अवॉइड करने के लिए होता है। तो दिस वाज डिस्कशन ऑफ गैस इन सॉलिड्स, सॉरी गैस इन लिक्विड्स। ये हमने क्या डिस्कस किया, गैस इन लिक्विड्स डिस्कस किया। अब हम क्या देखेंगे, लिक्विड्स इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ, हेनरीज लॉ यूज हुआ, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिक्विड्स इन लिक्विड, ओके। तो जब हम लिक्विड्स इन लिक्विड्स की बात करते हैं, अब लिक्विड्स एंड लिक्विड्स ये भी आपस में डिसॉल्व होंगी। एक लिक्विड सॉल्यूट होगी और दूसरी लिक्विड सॉल्वेंट होगी। तो इस पे आपके एक फ्रेंच केमिस्ट थे, राउल्स। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे राउल्स ने क्या कहा था। अब देखो क्या है इसमें, ये सपोज एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ये है लिक्विड ए, ठीक। ये दूसरा लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, ठीक। ये दोनों अभी अपना प्योर लिक्विड है अकेले, ठीक, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो प्योर फॉर्म में जो इसका प्रेशर है, वो जिसका वेपर प्रेशर है उसको हमने क्या मान लिया, PA नॉट। PA नॉट मतलब कि अब इस टाइम पे केवल यही है, ठीक है। तो XA क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। क्यों भाई, अगर हम देखें XA क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब B है यहाँ पे नहीं है, B तो है ही नहीं, तो इसका मतलब
क्या हो जाएगा Na अपॉन में Na, तो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही इसका भी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा Pb नॉट। ठीक है, तो जब भी जैसे कि हमने लिखा P1 नॉट, तो इसका मतलब क्या होगा प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट या फिर व्हेन इट्स मोल फ्रैक्शन इज 1। ऐसे अगर हमने लिखा P2 नॉट, तो ये क्या हो गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन इट्स प्योर स्टेट या फिर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट्स मोल फ्रैक्शन इज 1, क्योंकि जब वो अकेला है तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया P1 नॉट और P2 नॉट से। अगर हम ये नॉट हटा दें तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। कैसे, लेट मी टेल यू। अब सपोज हमने A एंड B ना मान करके इसको 1 और 2 अब हम ले लेंगे। ठीक है, अब हमने दो लिक्विड्स को आपस में मिक्सअप किया, दो लिक्विड्स को क्या किया मिक्स किया। ठीक, ये वाला A है, ठीक है, ये लिक्विड 1 है, 1 मतलब सॉल्वेंट, और ये डॉट वाले ये क्या हो गया सेकेंड लिक्विड। ठीक है, ये मिक्सचर। ठीक, अब रॉबर्ट्स ने क्या कहा था, सेम बात जो हेनरी ने कहा था गैस के लिए वैसा ही कुछ रॉबर्ट्स ने कहा था। अब ये है, अब यहां पे जो 2 का प्रेशर होगा कुछ होगा, तो जो P2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है H2 के। ओके, तो इसका मतलब P2 इज इक्वल टू, अब वहां पे क्या लगा था KH लगा था हेनरीज कांस्टेंट, यहां पे क्या लग जाएगा P2 नॉट इंटू H2। ठीक है, अच्छा ये देखो थोड़ी समझ में आने वाली भी बात है। कैसे, जैसे कि ऐसे एग्जांपल ले लो, अगर हम 7th 8th क्लास की बात करें, वी टॉक अबाउट यूनिटरी मेथड। क्या, फॉर H2 फॉर 1, जब मोल फ्रैक्शन कितना है 1 है, तो प्रेशर आपका कितना है P2 नॉट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जब 1 है तो प्रेशर कितना है P2 नॉट। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अगर H2 है, अगर मोल फ्रैक्शन आपका H2 है, ठीक है, तब आपका प्रेशर कितना हो जाएगा P2 नॉट इंटू H2, सिंपल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब आपका मोल फ्रैक्शन 1 है तो प्रेशर P2 नॉट है, अगर मोल फ्रैक्शन आपका मान लो H2 हो गया तो आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा P2 इंटू H2 नॉट। 1 पे इतना तो H2 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना भाई। एक है तो एक केला 10 रुपए का, तो H2 के लिए कितने के हो जाएंगे 10 इंटू H2। If 1 banana cost rupees this much, then H2 banana will cost multiplication of these two। तो सेम आपका ये कॉन्सेप्ट लगा है, सेम आपका ये कॉन्सेप्ट लगा है। तो बेसिकली राउल्ट्स लॉ भी क्या है, अ टाइप ऑफ हेनरीज लॉ, बस KH की जगह हमने क्या यूज कर लिया है P2 नॉट, मतलब कि या फिर P नॉट, या फिर हम जनरल फॉर्म लिखें क्या, P किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा P नॉट इंटू X, P नॉट इंटू X। किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा, या फिर पार्शियल प्रेशर नहीं, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, उसका प्योर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर क्यों, क्योंकि भाई लिक्विड का प्रेशर लगाएंगे वो थोड़ा थोड़ा वेपराइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी वेपराइज हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ का। तो इसका जो आपका स्टेटमेंट है वो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जैसे दो कंपोनेंट हैं, एक 1 है और एक 2 है, एक 1 है और एक 2 और 1 है ना। तो क्या, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों वोलेटाइल लिक्विड्स क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर लिक्विड वोलेटाइल नहीं होंगे तो इवेपोरेट नहीं होंगे। इन द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर pressure of each component is
proportional to its मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों, why are we using the term partial vapor pressure, क्यों, क्योंकि अगर इसमें 1 अकेला है तो जो P1 नॉट होगा वो पूरा ही इसी का वेपर प्रेशर होगा, और 2 अकेला है तो जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो इसी का अकेला होगा। जैसे कि आई एम डूइंग सम वर्क तो वो टोटल मेरा वर्क डन होगा, ठीक है, तो मेरा वो W1 नॉट। अगर कोई और वो काम कर रहा है अकेले इंडिपेंडेंटली तो वो उसका पूरा होगा। अब दोनों ने मिलके किया है तो मेरा भी पार्शियल वर्क होगा और उसका भी पार्शियल वर्क होगा। तो अब जब दोनों मिल गए तो दोनों का प्रेशर होगा, तो क्या हो जाएगा, अब यहां से अगर हम देखें तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x1, और P2 क्या हो जाएगा, P2 नॉट इंटू x2। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया सपोज P2 और ये क्या हो गया P2। तो भाई जो टोटल वर्क डन हुआ, जो एग्जांपल इसमें मैंने अपना लिया था, दो पर्सन एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा दोनों के वर्क डन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से जो टोटल वेपर प्रेशर है P टोटल P सफिक्स में T इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। ओके, तो अब हम P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट मींस P टोटल इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ P1 वी कैन राइट P1 नॉट इनटू x1 प्लस P2 नॉट इनटू x2। अब एक चीज है, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं या किसी भी चीज की बात करते हैं तो मेन हमें किसकी बात करनी होती है, सॉल्यूट की बात करनी होती है। तो जो x1 है इसको भी हम सॉल्यूट के उसमें बदल लेंगे। अब आई एम राइटिंग इट ओवर हियर कि वी नो दैट एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हेन वी वर स्टडीइंग मोल फ्रैक्शन कि x1 प्लस x2 क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम x1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट इंटू x2। दैट मीन्स P टोटल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। दैट मीन्स P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट, यहाँ से x2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस का x2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ये P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया जब आपके लिक्विड्स डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में। तो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ solvent when it is in its pure state। P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ solute when it is in its pure state। और P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ solvent। P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ solute। एंड Pt क्या है, टोटल प्रेशर। दोनों का प्रेशर हमने क्या कर दिया, एड अप कर दिया। तो ये क्या है, राउल्ट्स लॉ। तो अब यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाएं, इफ वी मेक द ग्राफ, तो हमें क्या समझ में आता है, let us see। now let us make the graph। ये आपका थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, ये जो y एक्सिस की जो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, प्रेशर को। ठीक है, अब देखो यहां से लेके चलते हैं इस पॉइंट पे, यहां पे आपका जो x1 है, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 1 है। तो इस पे जो प्रेशर होगा आपका, जो भी आपका प्रेशर होगा, ठीक है, वो सपोज क्या होगा आपका P1 नॉट होगा। और इस पॉइंट पे जो आपका है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रेशर होगा, से जो भी हमारा प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा
P2 नॉट होगा। यहाँ पे जो भी हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2 नॉट होगा। अब सॉल्यूट थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है तो उसका प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, थोड़ा सा इसको अलग पॉइंट लेते हैं। ये हमारा सही क्या हो गया P1 नॉट और ये से हमारा क्या हो गया P2। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वर्टिकल लाइन है वहां पे आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वहां पे क्या है 1 है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट होगा। और राइट हैंड पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है 1 है, तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा P2 नॉट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आते आते आपका x1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये कैसे आएगा, ये लाइन आ जाएगी। ओके, ये P1 नॉट। ठीक है, तो अब P1 नॉट ये आपका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, किधर की तरफ जा रहा है 0 की तरफ, तो आपका वेपर प्रेशर कम होते 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 यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे इसकी कंडीशन आ जाएगी, सेम कंडीशन है ना। यहाँ पे P2 नॉट है, यहाँ पे क्या है P2 नॉट है। अब जब आप इधर को आएंगे तो आपका H2 का मोल फ्रैक्शन क्या वहां पे 1 था, यहाँ पे आते 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 H2 का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है ये वाली, ये क्या होता है P टोटल। किसी भी पॉइंट पे आपका टोटल प्रेशर दैट इज क्या P1 प्लस P2। जैसे कि ये पॉइंट देखो इस पॉइंट पे, हाँ, तो इस पॉइंट पे आप आइए, तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया P2 हो गया और ये क्या हो गया आपका P1 हो गया। ठीक है, और P1 प्लस P2 को ऐड कर देंगे इन दोनों को तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आ जाओ यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा P1, ये आपका क्या हो जाएगा P2। देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट से पीछे देखो, चलो यहाँ पे P1 P2 क्या है नीचे है और P1 क्या है ऊपर है। मतलब कि इस पॉइंट पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ज्यादा किसके हैं आपके 2 के ज्यादा हैं, सॉरी 2 के कम है और 1 के ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। इधर कहीं आ जाओ तो P1 नीचे है और P2 ऊपर है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा है और इसके कम है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डील। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ये आपका ग्राफ हो गया फॉर द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्स लॉ। ये उस सॉल्यूशन का ग्राफ है जो राउल्स लॉ को क्या करता है ओबे करता है। अगेन यहाँ पे x1 1 है तो P1 नॉट, यहाँ पे x2 1 है तो P2 नॉट। अब यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो x1 क्या हो रहा है 0 हो रहा है, x1 क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। ठीक है, तो आपका P1 नॉट कम होते 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 0 पे आ गया। ठीक है, अब x2 इधर 1 है, यहाँ पे x2 0 है, तो P2 नॉट ऐसे आते 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 यहाँ पे क्या आ गया 0 पे आ गया। और P1 नॉट और P2 नॉट इनको जो हम ये ज्वाइन करते हैं, ये किसी भी पॉइंट पे आपको क्या देंगे टोटल प्रेशर। तो द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ को क्या करता है ओबे करता है, वो क्या होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे राउल्ट लॉ। भाई जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो राउल्ट मतलब द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन and the solution which do not obey Raoult's law is called non-ideal solution। अब ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे क्या होते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।